Hello and welcome to Eve for Education. This channel is for all students preparing for CSS, PMS, or competitive exams. The channel benefits the history, politics, and social sciences students equally. So if you still need to subscribe to our channel, subscribe now and press the bell icon. Subscribe, click the bell icon for recent updates on the channel, and don't forget to share with your friends so they can also benefit from it. Thank you. Let's start our today's lecture now. Assalamu alaikum students, hope you are doing well. I'm audible? Walaikum assalam, alhamdulillah, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Dear students, today we will discuss about introduction, and today is our essay class, and we already discussed about how you can make relevant and accurate outlines up to the examiner demands. So now we will discuss about introduction. It is also very important part of your essay, especially in your CSS as well as your PMS. तो इंट्रोडक्शन लिखने का एक खास पैटर्न है और आप कह सकते हैं एक खास तरीकाकार है, एक खास स्ट्रक्चर है, खास तौर पे आप कह लें CSS और PMS के, और इवन के वन पेपर जो आपका होता है ना 100 मार्क्स का, जिसमें 30 मार्क्स का ऐसे आता है, उसका भी स्ट्रक्चर यही होगा. लेंथ आप शॉर्ट कर लेते हैं, उसका भी आप स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही है, लेकिन आपके पास सिर्फ लेंथ जो है वो कंसाइज हो जाती है. तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है, स्ट्रक्चर सेम होगा. अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन होता क्या है. इंट्रोडक्शन में देखिए आपके पास 220 से 250 वर्ड्स होंगे. 220 से 250 वर्ड्स आपने इंट्रोडक्शन में लिखने हैं. और अगर आप मेरे अकॉर्डिंगली, जिस तरह से मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, आपकी लेंथ, आपके बॉडी पैराग्राफ्स की भी मैं बताऊंगी, आपके कंक्लूजन की भी बताऊंगी. अगर आप प्रैक्टिस इसके बिहाफ पे करेंगे तो कभी भी एग्जामिनर आपको इसलिए फेल नहीं करेगा कि आपके जो कह लें कि डिमांड है ना, वर्ड काउंट लिमिट है एक, वो कम है. बहुत सारे बच्चे तो इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि वर्ड काउंट लिमिट ही पूरी नहीं की है. भाई 2500 का आपका ऐसे के डिमांड किया गया और आपने जो है वो 1400 लिखा है. वो इस वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स को ना शॉर्टकट अपनाने का बहुत शौक है. और YouTube पे हमने कभी सुना, काफी सारे टॉपर्स हैं जो कि मैंने खुद भी सुने हैं, वो ये बताते हैं कि हमने 1800, हमने 1400 का ऐसे लिखा था और हम पास हो गए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को भी आपको फॉलो करने से पहले सारे सर्कमस्टांसेस को जो है वो एनालाइज करना चाहिए. आपके पास हो सकता है ना वो एक्सप्रेशन हो, ना आपकी वो राइटिंग में क्लैरिटी हो, ठीक है, और हो सकता है ना आपके पास वो लक हो. तो प्लीज डोंट फॉलो अदर्स. आप अलग हैं, दूसरा अलग है. एग्जामिनर ने आपको ये नहीं कहना कि हाँ ठीक है उसने उसे पास कर दिया था और अगर आप भी 1500 का करेंगे तो आपको भी पास आउट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, आपने एग्जामिनर की डिमांड के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है. मेक श्योर कि आपने एग्जामिनर की डिमांड्स को अपने सामने रखना है. तो ये होगी कि हमने इसकी तैयारी कैसे करनी थी. अब मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो वर्ड काउंट लिमिट है वो इतनी है. अब बाज का जो स्टूडेंट्स उनको फॉलो करते हैं ना 14 to 1500 वाले बच्चों को, मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने नहीं लिखा होगा, मैं कहती हूँ कि उन्होंने लिखा होगा, वो पास हो गए, लेकिन उनके एक्सप्रेशन में बहुत क्लैरिटी होगी, उनका जो ऐसे है वो स्ट्रक्चर होगा, उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं थी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं थी, इसलिए वो पास आउट हो गए. लेकिन आप लोगों ने एग्जामिनर की डिमांड के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है. अब हम देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या है. जब इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 3 तरीकेकार हैं. 3 तरीकेकार मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसको हम अटेंशन ग्रैबर्स के नाम से जानते हैं और कुछ बच्चे हुक के नाम से जानते होंगे. ऐसे ही है, हुक और अटेंशन ग्रैबर, इन दोनों वर्ड से आप लोग वाकिफ हैं. डू यू नो अबाउट दिस? आई होप सो कि बेसिक वर्ड्स तो सुने होंगे ना. जी मैम, सुनिए. ठीक है, अब ये होता क्या है, हुक क्या होती है या अटेंशन ग्रैबर क्या होता है, दोनों एक ही चीज का नाम है. अब हुक और अटेंशन ग्रैबर हम इसलिए यूज करते हैं कि अपने ऐसे को इंटरेस्टिंग बना सकें. अच्छा मुझे ये बताइएगा, किसी ने अभी तक रसल को पढ़ा है? रसल मतलब राइटर है, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत नाम है उनका. डिड यू रीड एनीवन? किसी ने रसल किया?
ऐसे पढ़े? Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैंने पढ़े. वेरी गुड। ठीक है, उनके एसेस पढ़ना शुरू करें। उनके एसेस बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है खासतौर पे आप लोगों के लिए भी। और अगर नहीं भी मतलब आपको हर चीज़ हमने सीएसएस के लिए नहीं करनी होती, कुछ चीज़ें वैसे नॉलेज गेन करने के लिए, लेकिन ऐसे उनका बहुत ज़्यादा कहने के रिकमेंड किया जाता है। मैं खुद भी, मेरे पास अगर हैं कुछ पीडीएफ में तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अच्छा बच्चे, यहाँ पे हम देखेंगे कि टेंशन ग्रैबर क्या होता है, कि आपने इंटरेस्टिंग किस तरह से बनाना है अपने ऐसे को, एग्जामिनर की अटेंशन को ग्रैब किस तरह से करना है। तो उसके 3 तरीके हैं। अब तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने वो चीज यूज करनी है जिसमें आप बेस्ट होंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी देख रहे हैं वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करे तो आप भी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि आप 100% दे सकते हैं वो काम कीजिएगा। फर्स्ट मेथड देखें, हमारे पास है कोटेशन। कोटेशन में हम क्या करेंगे, कोई भी आप पॉलिटिशियन की कोई कोट है वो लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास फेमस फिलोसोफर की कोट है वो लिख सकते हैं। कोई पोइम है, पोइम के स्टैंजाज आप लिख सकते हैं, इंग्लिश पोइट के, नॉट उर्दू पोइट्स, बिकॉज ऐसे में उर्दू के शेर वगैरह अलाउ नहीं है। बाकी आप पाकस्टडी में लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसे में नहीं। तो आपने कोई पोइम के स्टेंजास, कोई कोटेशन हो गई, कोई कोट हो गई, मतलब कोटेशन में ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, पॉलिटिशियंस की या आपके जो यूएन के सेक्रेटरी हैं उनका हो गया, यूएन के किसी प्रेसिडेंट के, जैसे कि वो डेमोक्रेसी के लिए दी जाती है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इब्राहिम लिंकन की कोट है। तो डेमोक्रेसी पे अगर कोई ऐसे आ जाता है तो आप इजीली इसी से स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास इस तरह से कोटेशंस आपको याद करनी चाहिए और होनी भी चाहिए आपको। डिफरेंट ऐसे के अलावा भी डिफरेंट एग्जाम्स में आपकी हेल्प आउट करेंगी। अच्छा, ये कोटेशन हो गया कि कोटेशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेटा सिर्फ स्टार्ट नहीं करना, सिर्फ कोटेशन लिख के आपका काम नहीं होगा, आपने उसको लिंक भी करना है अपने ऐसे के टॉपिक के साथ, जो कि सबसे ज्यादा टफ टास्क लगता है स्टूडेंट्स को। कोटेशन तो याद कर लेते हैं आप, लिख भी लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आप उसे लिंक करना भूल जाते हैं। तो आपको लिंक करना आना चाहिए कि जो आपके ऐसे का टॉपिक है उसके साथ आपने कैसे लिंक करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि हमने एक इंसिडेंट एंड कॉट्स और पोइट्री लाइंस हो गया, मतलब कोई भी हम एग्जाम्पल के तौर पर ना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कोई इवेंट, कोई वाक्य जो पास में हो चुका है उसको, स्टोरी हो गई, वो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरेस्टिंग वे में। वो हमारा एक अच्छा स्टार्ट माना जाता है। ठीक है, कोई भी इंसिडेंट हो गया, जैसे इस्लामोफोबिया से रिलेटेड डिफरेंट इंसिडेंट है। इंडिया में हुआ था जब उन्होंने अबाया को जो है बैन किया था, तो एक लेडी थी जिन्होंने अल्लाह अकबर की सजाएं जो है बुलंद की थी, मतलब सबके सामने, जिन्होंने ये बैन किया था। तो आप इस तरह की स्टोरीज को कोट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस्लामोफोबिया पे एक स्वीडन में भी हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में या स्वीडन में, आई एम नॉट श्योर, कि उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें क्या हुआ था। उसमें जुमा की नमाज जब मुस्लिम्स पढ़ रहे थे तो ओपन फायर उसके ऊपर खोल दिए गए थे। तो ये 2 चीजें आप देख सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उन स्टोरी को कोट कर सकते हैं। तो ये स्टोरी होती है और ये भी आपके टॉपिक से रेलिवेंट होनी चाहिए। तो अभी तक मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं। एक मैंने आपको बताया कोटेशन से स्टार्ट कैसे करना है, एक मैंने आपको बताया कि आप स्टोरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं पास में कोई भी इवेंट अगर हुआ है। अब मुझे बताइएगा, फर्ज करें अगर हम कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास ना कोटेशन है एट द टाइम, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि एसए के पेपर में आपने सरप्राइज के लिए पहले से रेडी होके जाना है, ताकि आप शॉक ना हो। शॉक होने की वजह से जो चीजें आपको याद है वो भी स्किप हो जाती है माइंड से। वो जो आप लोग अक्सर स्टूडेंट से सुनते हैं ना कि हम ब्लैंक हो गए थे एग्जामिनेशन हॉल में, वो इसी वजह से हो गए थे कि उन्हें शॉक के लिए तैयार करके नहीं भेजा गया था। तो ब्लैंक नहीं होना, अपने जो आपके कॉन्शियस लेवल पे जो भी आपका नॉलेज है ना, आपने उसको यूज करते हुए अपने ऐसे अटेम्प्ट करना है। इंशाल्लाह आगे की चीजें आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें। तो ये ब्लैंक वाला जो सीन है ये नहीं होगा आपके साथ अगर सरप्राइज के लिए तैयार होकर जाएंगे तो। अगर फर्ज करें कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है कि मैम उस टाइम पे ना मुझे कोई कोटेशन याद आ रही है, ना मुझे कोई एग्जाम्पल याद आ रही है, और मुझे कुछ भी ऐसा मेरे माइंड में है ही नहीं है, मैंने कुछ याद किया भी था तो वो भी नहीं अभी याद, तो बेटा आप फिर डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। लिख लीजिएगा बॉक्स बना के अपने नोट्स में कि आप डायरेक्ट टॉपिक को हिट करेंगे, टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू करें, टॉपिक से स्टार्ट करें। लेकिन टॉपिक से स्टार्ट करने के बाद आपके पास एक और तरीका कार है कि टॉपिक से अगर आप स्टार्ट कर भी रहे हैं
तो फिर भी आपने अंदर वो जो जिस्ट ऑफ आउटलाइंस अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो स्ट्रक्चर आपने सेम एज इट इज ही रखना है, उसको उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो टॉपिक से स्टार्ट करें, टॉपिक को एक्सप्लेन करें, जो भी आपका टॉपिक है, एजुकेशन है, डेमोक्रेसी है, ग्लोबलाइजेशन है, वट आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और उसके साथ फिर आप अपना नेक्स्ट स्टेप जो स्टेप है जिस्ट ऑफ आउटलाइंस और आपका कंक्लूजन उस पर आ जाइएगा। जिस्ट ऑफ आउटलाइंस क्या होती है? जिस्ट ऑफ आउटलाइंस वो चीज है जो कि आपके पूरे आपने आउटलाइंस बनाने के बाद ही इंट्रोडक्शन लिखना है। ये तो आपको क्लियर है ना, क्योंकि मैंने भी आपको आउटलाइंस बनाने के बाद ही इंट्रोडक्शन करवाया है। तो आउटलाइंस जो हमने बनाई है ना उनको हमने समराइज करके अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन में बता देना है। इसलिए इंट्रोडक्शन को कहते हैं इट्स अ मिनी ऐसे। ये आपका क्या है? एक मिनी ऐसे को इसको कंसीडर किया जाता है कि इसमें पूरे ऐसे का जो रोड मैप आप मैप बना के आए हैं ना वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक मिनी ऐसे होता है, एक शॉर्ट ऐसे है जो कंप्लीट ऐसे जो आगे आपने एक्सप्लेन करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो आपने क्या करना है? जिस्ट ऑफ आउटलाइन मींस कि आपके कॉजेस की सारी आउटलाइंस आ जाएंगी, आपके ड्रॉबैक्स मींस कि उसके इम्पैक्ट्स वगैरह हैं तो उसकी सारी आ जाएंगी, और उसके अलावा आपके सॉल्यूशंस की सारी आउटलाइंस। अब इनको हमने बहुत डिटेल में नहीं लिखना, इसीलिए इसको कहा कि जिस्ट ऑफ आउटलाइंस मींस उसकी समरी, उसका क्रक्स। आप सारे कॉजेस की आउटलाइंस को कॉमास लगा के रिलेट करके एक दो सेंटेंस में लिखेंगे, इसी तरह से उसके इफेक्ट्स का एक सेंटेंस लिख देंगे, इसी तरह से एक से दो या तीन सेंटेंस आपके सोल्यूशन के हो जाएंगे। सो आई थिंक सो इट्स क्लियर टू यू। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दिखाऊंगी भी सैंपल के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चीजें कुछ क्लियर हो रही हैं? जी मैम। ओके, अच्छा यहाँ पे हम देखेंगे दिस शुड फॉलो अ लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस क्या है? लॉजिकल सीक्वेंस बता के आई थी मैं आपको कि जिस ऑर्डर में हमने आउटलाइन बनाई है ना आपने अपने आउटलाइन पैटर्न में, उसी को हमने कहने के अपने सामने रख के यहाँ पे हमने जिस्ट ऑफ आउटलाइंस को ऐड करना है। ऐसा नहीं कि हमने वहां पे कॉजेस पहले लिखे हैं और यहाँ पे हम सॉल्यूशंस पहले ऐड करना शुरू कर दें, कॉजेस बाद में ऐड करेंगे, इफेक्ट्स मतलब आगे पीछे नहीं करना। जो लॉजिकल सीक्वेंस आपको मैंने सिखाया था आउटलाइन बनाते वक्त, उसी को आपने कंटिन्यू करना है इंट्रोडक्शन में भी, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस वो ही है। अब उसके बाद हम देखेंगे द सेंटेंस शुड बी कोहेरेंट विद ईच अदर। जो आपके सेंटेंस हैं वो एक दूसरे से मैच करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी अब आपने एक बात की है और उससे जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो पिछली बात से मैच ही नहीं कर रही है। कोहेरेंट होनी चाहिए, आपके सेंटेंस जो है वो एक दूसरे से लिंक करने चाहिए, फ्लो में आपकी राइटिंग जो है वो होनी चाहिए। और उसके बाद मेंशन ऑल द आउटलाइन इन द सेम मैनर। आपने जो सारी की सारी आउटलाइन हैं उसकी इवन सब हेडिंग की बात कर रही हूँ, वो आपने क्या करना है, वो आपने सेम मैनर्स में मतलब उसको ऐड करनी है अपनी आउटलाइंस को। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है मतलब मेंशन ऑल द आउटलाइंस इन द सेम मैनर। आपने उसकी सब हेडिंग्स को भी ऐड करना है, लेकिन इस तरीकेकार है वो मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगी कि आपने कैसे मेंशन करना है। आपने अपने एक पेज के ऊपर यही आपको जो फॉर्मेट नजर आ रहा है ये बना लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको सेंड भी कर दूंगी एक फॉर्मेट, उसको प्रिंट निकलवा लीजिएगा अगर आपके पास घर में प्रिंटर हो। वैसे तो अज्यूम किया जाता है कि बच्चों के पास प्रिंटर होना चाहिए घर पे, अगर नहीं भी है कोई इशू नहीं है, किसी प्रिंटर से निकलवा लें। वो भी नहीं कर सकते तो बेटा पेज पे खुद तो बना सकते हैं ना। तो आपने पेज के ऊपर यही फॉर्मेट ड्रॉ करना है और उसको फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे देखना है। अब 8 से 10 लाइनें होंगी आपके पास किस चीज के लिए? जिस्ट ऑफ आउटलाइंस के लिए। मीन्स 8 to 10 सेंटेंसेस में आप अपनी जिस्ट ऑफ आउटलाइन को एलेबोरेट कर सकते हैं। कंक्लूडिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या करेगा? ऑब्वियसली के पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड करेगा और यहाँ पे ही आपकी थीसिस स्टेटमेंट आ जाती है। इंट्रोडक्शन में, एक्सपोजिटरी ऐसे में जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है वो आती है लास्ट में। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में रिकमेंड किया जाता है कि आप लास्ट में नहीं लिखें, आप स्टार्ट में लिख लें। और जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं उसमें भी आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, सब टू यू। आपकी थीसिस स्टेटमेंट के लिखने का सबसे बेहतरीन तरीकाकार मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कहाँ पे है? नरगिस आप बता सकती हैं? इसके अलावा मैम इंट्रोडक्शन के नीचे ही जैसे ही हमारा मैम इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तो उसके नीचे से ही हम जो है बेटा इसके अपना अलावा, थीसिस स्टेटमेंट ये तो लिख मैंने सकते अभी हैं। अभी बताया है ना, इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था ना। उसके अलावा मैम कंक्लूजन के एंड में भी हम लिख सकते हैं। नहीं बच्चे, हमने थीसिस स्टेटमेंट को आउटलाइंस में लिखना था, बताया था ना, इंट्रोडक्शन के बाद मैम आउटलाइन। तो इंट्रोडक्शन तो
आउटलाइंस में मैंने आपको आउटलाइन बताया मैम था, मुझे याद है, तो आपने आउटलाइंस का तो जिक्र नहीं ना किया, आपने इंट्रोडक्शन का कहा बस। शायद आपने बताया होगा मैम। ठीक है, जी मैम। अच्छा आपके जी जी पास मैम। तो हमारे पास है कि हम इंट्रोडक्शन जब हमने आउटलाइंस बनानी है, बल्कि मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी थी जब हम आउटलाइंस बना रहे थे कि ये थीसिस स्टेटमेंट है, और उसके बाद जी फिर मैम। हमारे पास आता है क्रंच पैराग्राफ। जी जी मैम मैंने जो बनाया था ना, आपने वो हमें एक असाइनमेंट दी हुई थी, तो उसमें मैंने जो इंट्रोडक्शन के बाद ही थीसिस स्टेटमेंट लिखी थी, वेरी गुड। हाँ तो ऐसे ही है तो ना, वो मेरे में आउटलाइन ज़हन में में, है, वही आइडिया। जी बिल्कुल जी मैम। आउटलाइन में आपने जो थीसिस स्टेटमेंट है वो आपकी राइट प्लेस जो एग्जामिनर डिमांड करता है वो ये है कि आपने जब आउटलाइंस बनाई, इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी, थीसिस स्टेटमेंट की पॉइंटर से हेडिंग देंगे, आपने उसके नंबर नहीं देना, मैंने आप लोगों को बताया था ये भी कि उसको न्यूमेरिकली शो नहीं करना। जी जी मैम। इंट्रोडक्शन की फर्स्ट हेडिंग होगी तो उसके बाद आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट वहां पे कोट करनी, लेकिन इन दैट सिचुएशन कि अगर आप श्योर हैं कि आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो 100% एक्यूरेट है, फिर आप लिखेंगे, अदरवाइज इसको स्किप किया जा जी सकता मैम। है और आप इंट्रोडक्शन में ऐसे लास्ट में देखते हैं। जी ठीक है, लास्ट में इंट्रोडक्शन के जी लास्ट जी में मैम। ये एक्सपोजिटरी, जो कि एक्सपोजिटरी ऐसे कौन से हैं बताया था मैंने, सुनील आप बता सकते हैं बेटा एक्सपोजिटरी ऐसे कौन से होते हैं, ऑलरेडी टाइप्स करवा चुकी हूँ। सुनील बेटा आप क्लास में हैं, कोई और बता दे। मैम एक्सपोजिटरी ऐसे वो होती हैं जिनमें जो है इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग होता है, जिसमें हम जो है बैलेंस करते हैं और एनालाइज करते हैं टॉपिक को। बिल्कुल एनालाइज करते हैं, लेकिन आपने मेन इसका क्या क्या आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन बताई थी मैंने आपको ना, मैम आइडेंटिफिकेशन के प्रॉब्लम बेस्ड मैम होंगे ना, इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग। जी इंफॉर्मेशन मैम। तो तभी है ना, मतलब आपकी जो एसेज है बेटा, जब कोई मतलब यही पॉइंट है कि हम रेलिवेंट क्वेश्चन का रेलिवेंट आंसर देना चाहिए बेटा, ऐसे की भी यही डिमांड है कि मैंने पूछा एक्सपोजिटरी ऐसे क्या है, तो आपने बताना है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जितने भी प्रॉब्लम्स और इश्यू बेस्ड ऐसे हैं वो एक्सपोजिटरी ऐसे में फॉल करते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, यस मैम। ओके हमारे पास जी मैम। एक्सपोजिटरी ऐसे में जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है वो कहाँ आ गई, इंट्रोडक्शन के एंड में आ गई। अब देखें कि यहाँ पे डू नॉट स्टार्ट डिस्कसिंग द पॉइंट आर्गुमेंट इन द इंट्रोडक्शन, आपने कोई भी आर्गुमेंट्स जो हैं जो आप बात करना चाह रहे हैं या आप किसी चीज को क्लेरिफाई करना चाह रहे हैं, तो आपने वो यहाँ पे अभी नहीं करना, डिस्कस नहीं करना, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने इंट्रोडक्शन में नहीं देने। हाँ अगर किसी बच्चे के पास कोटेशन नहीं है, अगर किसी बच्चे के पास एनाकोड्स कोई स्टोरी नहीं है, कोई इवेंट कोई एग्जाम्पल नहीं है, फैक्चुअल स्टार्ट कर सकते हैं। फैक्चुअल स्टार्ट क्या होता है, मतलब कि आप बता सकते हैं कि सिचुएशन कितनी वर्स्ट है हमारी कंट्री में, इस चीज के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स देकर आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इन द मिड ऑफ द इंट्रोडक्शन आप कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस्ट ऑफ आउटलाइंस आएंगी सिर्फ और सिर्फ, और उसके बाद आपके पास आ जाती है थीसिस स्टेटमेंट इज द क्रक्स ऑफ द एसे, और इट इज प्रिसाइज ऑफ द ऐसे, मतलब प्रेसी होती है ना पूरे ऐसे की, हमने क्या करनी है, सॉरी प्रेसी करनी होती है, तो प्रेसी होती है पूरे ऐसे की, और मुश्किल नहीं है। थीसिस स्टेटमेंट पे भी मैं आपको कंप्लीट लेक्चर डिलीवर करूंगी और बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम थीसिस स्टेटमेंट को समझेंगे। ये एक हवा बना दी हुई है कि थीसिस स्टेटमेंट लिखना कि बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा फार्मूला आप लोगों को बताऊंगी तो आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हाउ टू गिव कोटेशन रेफरेंस इन अ पैराग्राफ, ये आपके पास है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, बस ठीक है। यहाँ पे देखें, द लिटरेचर ऑफ द 21st सेंचुरी विल नॉट बी दोज who cannot read or write, but those who can not learn, unlearn and relearn। अब ये कोटेशन है एल्विन टॉफल की, और थर्ड वेव के अंदर उन्होंने 1980s में ये जो है आपकी कोटेशन कह लें कि दी थी। अब हमने कोटेशन मेंशन की, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इंसान को वो इंसान, अक्सर आपने सुना होगा ना कि हमारे पाकिस्तान में तो ये अनफॉर्चुनेटली आपको देखने को मिलता है कि लोग न्यू इन्वेशंस की बात करें या न्यू नॉलेज की बात करें वो सीखना पसंद ही नहीं करते, वो कहते हैं जो हम एग्जिस्टिंग नॉलेज है वही सब कुछ है, ऐसा है, हम कुछ नया सीखना ही नहीं चाह रहे हैं। यस मैम। ठीक है, और कोई भी चीज है हमारी जो मैंने एक माइंड की डेवलपमेंट हो चुकी है ना, हम कहते हैं इससे बाहर नहीं जाना, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम जॉब ही सब कुछ है। अब आप देख सकते हैं 21st सेंचुरी में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, लोग ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से इतना कुछ अर्न कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कहते हैं जॉब ही सब कुछ है, जॉब नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
हालांकि ऑनलाइन लर्निंग से आज आप देखें कि 16 to 17 ईयर के बच्चे भी लाखों कमा रहे हैं, और इट्स रियलिटी। ये जो बच्चे कहते हैं ना कि ये फेक है, ये स्कैम है, तो बेटा वो कसूर ये होता है कि हम खुद उस लेवल पे पहुंच नहीं पा रहे होते और वो बातें करना शुरू कर देते हैं, तो प्रॉब्लम ये है। ओके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास आ जाता है, दिस मीन्स द एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ इन 21st century would require the flexible skills of learning and unlearning new concepts continuously। अब हमारे पास क्या है, 21st सेंचुरी में हमें स्किल्स पर्सन चाहिए। ये मैंने चीजें आउटलाइन जब मैंने बनाई थी तब बहुत डिटेल में डिस्कस की थी कि अनस्किल्ड पर्सन है, हमारी डिग्रीज अब्रॉड में एक्सेप्ट नहीं की जा रही हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज भी हमारी डिग्रीज को वो कह लें कि वर्थ नहीं देती हैं, एक्नॉलेज ही नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें स्किल्ड पर्सन चाहिए, उन्हें एक पीस ऑफ पेपर लेकर आ जाने वाले पर्सन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने प्रैक्टिकल नॉलेज, अपने नॉलेज को प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते तो वो डिग्री आपके लिए एक पीस ऑफ पेपर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बट इन पाकिस्तान द कॉन्सेप्ट लर्न thought education are considered final and absolute achievements, and people think they need not learn any new skills for employment। ये एक मिस कॉन्सेप्ट बन चुका है कि लोग ये समझते हैं कि यार हमने डिग्री क्यों की है, जॉब के लिए की है ना, क्योंकि हमारे माशरे में ये एक अलमिया है कि हम हमेशा जो भी डिग्री हमने अचीव की है या जितना भी हम क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं वो जॉब के लिए करते हैं। बचपन से कहते हैं यार पढ़ेगा नहीं तो जॉब कैसे मिलेगी, तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में बन जाता है। इसीलिए बच्चे फिर कहते हैं कि जब हमने डिग्रीज हासिल कर ली हैं तो अब हमें कुछ नया सीखने की, कोई स्किल्स डेवलप करने की जरूरत नहीं है। हालांकि 21st सेंचुरी में डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी स्किल्स की है। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, जो कि 21st सेंचुरी में आप कह लें कि टॉप डिमांडेड स्किल्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं, दिस रिजिड माइंडसेट इज लीडिंग टू द हाईएस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द एजुकेटेड इन द वर्ल्ड। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि राइट पर्सन राइट जॉब पे ना हो। एक इंसान है, उसने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है और वो किसी डॉक्टर के साथ क्लिनिक पे असिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का जो मीनिंग है बच्चे वो ये है कि राइट पर्सन जो है वो राइट प्लेस पे नहीं जॉब कर रहा, इट्स कॉज अनएम्प्लॉयमेंट। और एजुकेटेड लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट ही क्रिएट होती है। ऐसा नहीं कि जो अनपढ़ है उनको भी हम सर्वे के अंदर काउंट करके अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काउंट की जाती है, ऐसा नहीं है। एजुकेटेड पर्सन की एक अनएम्प्लॉयमेंट फिगर जो है वो निकाला जाता है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी डिग्रीज एक डिफरेंट फील्ड की हैं लेकिन वो कहीं और सर्व कर रहे हैं बिकॉज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और लैक ऑफ स्किल्स। ठीक है, दोनों चीजें मैटर करती हैं। और उसके बाद हमने देखे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इशित हुसैन इट इज एस्टिमेटेड दैट 67 ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान आर एजुकेटेड, whereas the unemployment of the uneducated people stands 33। अब दोनों का यहाँ पे फिगर आपके पास आ गया है कि 67% किसके है, अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड पर्सन की जो कि लिटरेट हैं, और जो अनएजुकेटेड पर्सन है उनकी 33 है। फिगर दोबारा से रीचेक कर लीजिएगा, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और एजुकेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट जून 2020, आपदा इस वक्त क्लास में नहीं है। उन्होंने मुझे पिछले दिनों क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम अगर न्यूज़पेपर में हम किसी से कहीं से भी कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स उठाते हैं और वहां पे हमारे पास कोई भी मैंने उन्हें बताया था ना, जैसे यूएनओ है, वर्ल्ड बैंक है, उनका रेफरेंस होता है तो आप उनको एज इट इज कोट कर सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं है तो बेटा ये देखिए, ये आर्टिकल का नेम है, गूगल करेंगे ये आर्टिकल निकल आएगा, एजुकेशन वर्सेज अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट। तो आप इसको, इशरत हुसैन साहब ने लिखा है, तो आप ये देखेंगे, आप इसको गूगल करेंगे तो ये निकल आएगा, 2020 जून में लिखा गया था। तो आप इस तरह से जो भी आपका आर्टिकल है, जो आपका रेफरेंस है, फैक्ट एंड फिगर आप कोट करना चाह रहे हैं, आप उस आर्टिकल का नाम और उस राइटर के नेम को रेफरेंस के तौर पर जहां पे भी आप फैक्ट बुक बना रहे हैं वो आप एक अलग रजिस्टर में कोट कर लिया करें, वो आपका एक रेफरेंस ऑथेंटिक माना जाएगा, न्यूज़पेपर का रेफरेंस नहीं माना जाता। ठीक है, तो आई थिंक सो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। इन दिस द कंट्री इज फेसिंग द dilemma of educated people being unemployment due to lack of reskilling themselves according to the industry requirements। तो हमारे पास क्या है कि हम इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे अपने आप को अपडेट नहीं कर रही हैं, रीस्किल नहीं कर रही हैं, जो कि मेन कॉज है पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का। कुछ समझ आइए बच्चों, चैट में लिख दीजिएगा। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहां तक?
यस मैम क्लियर है, ओके ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी आउटलाइंस भी, और आउटलाइंस के बाद हम देखेंगे अच्छा ये तो वो है ना कि आपके पास थीसिस स्टेटमेंट कहाँ कहाँ आएगी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि एब्स्ट्रैक्ट में भी शुरू में आएगी, आर्गुमेंटेटिव में भी शुरू में आती है। इन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, अटेंशन ग्रैबर्स है और उसके बाद इन्होंने मिड में आर्गुमेंटेटिव में दी हुई है। लेकिन आर्गुमेंटेटिव में भी आपका थीसिस आर्गुमेंट्स का कह लें बैकबोन है ना, तो आपका स्टार्ट ही थीसिस स्टेटमेंट से होना चाहिए। आप थीसिस स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे फिर ही आपके इंप्रेशन अच्छा जाता है, तो आप थीसिस स्टेटमेंट से स्टार्ट करें अपने ऐसे को आर्गुमेंटेटिव में हाथ तौर पे, ठीक है। उसके बाद जिस्ट ऑफ आउटलाइंस, और आपने कोई भी अगर कोटेशन वगैरह भी देनी है तो पहले आप वो लिखेंगे आर्गुमेंटेटिव ऐसे में, उसके बाद आप अपनी थीसिस उसको रिलेट करेंगे, फिर थीसिस स्टेटमेंट दीजिएगा और उसके बाद जिस्ट ऑफ आउटलाइन। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो आपकी पीडीएफ है बेटा वो वाली शेयर कर दें, जिसमें थर्ड बेटा आउटलाइन के अंदर, मैंने आपको कहा था आउटलाइन के अंदर लिख सकती है ना थीसिस स्टेटमेंट, ये आपको दिखा रही हूँ, ये देखें आपके सामने है। वर्ल्ड ट्रेड एट इट्स रोल इन अपलिफ्टिंग डेवलपमेंट इकोनॉमीज। आपके पास इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग नजर आ रही है आपको, और यहाँ पे हमने लिख दिया वर्ल्ड ट्रेड इज कंसीडर क्रूशियल टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज इट्स फ्यूल्स अप देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। However, by making poor trade policies, its negative impact can be mitigated. ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट है जो कि हमने इंट्रोडक्शन के बाद देनी है। अगर आपको 100% श्योर है कि आपकी थीसिस स्टेटमेंट इसी तरह से अप टू द मार्क है, तो आप बिल्कुल इस जगह पे लिखें प्लेसमेंट। अगर थीसिस स्टेटमेंट की यहाँ पे आप देती हैं तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वो कहता है कि अच्छा इस बच्चे को सारे, वो कहते हैं कि जो टॉप प्रायोरिटीज है ना ऐसे की कह लें कुछ होते हैं गोल्डन पॉइंट्स होते हैं जो एग्जामिनर देखना चाह रहा है, वो आपको उनमें से एक है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है, अच्छा इंप्रेशन करता है। लेकिन अगर आपकी थीसिस स्टेटमेंट अप टू द मार्क नहीं है, उतना ही नेगेटिव इंप्रेशन भी पड़ जाएगा, क्योंकि आपके स्टार्ट में आपने ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। तो दोनों चीजें आपने जो है वो अपने माइंड में क्लियर रखनी है। अगर तो बहुत अच्छी है तो लाजमी। जी जी मैम पहले जो मैंने आपको असाइनमेंट सबमिट किया था तो उसमें मैंने यही तरीकाकार यूज किया था जो अभी आप ये स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, तो अभी जो आपने कहा कि इसका कोई और भी वे है, तो वो दूसरा वे किस तरह से, या बस यही है मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के लास्ट में लिखनी है, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ ना, अभी थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। अभी हम वहीं जा रहे हैं उसी साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कोरिलेशन बिटवीन वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, ये क्रंच पैराग्राफ हो गया आपका। Why world trade is important for boosting development economies, के जो हमारी वर्ल्ड ट्रेड है वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उनका क्या रोल है। अब हमारे पास आ जाती हैं सब हेडिंग्स, प्रमोशन। अच्छा ये एक एक सब हेडिंग जरा अपने माइंड में लिख लीजिएगा। फॉरेन रिलेशंस है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है मार्केट कंपटीशन आ जाता है, और फॉरेन करेंसी, जनरेट फॉरेन करेंसी है, मतलब जारी सी बात है हम इंपोर्ट करते हैं ट्रेड के जरिए। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी इंपोर्ट में तो पैसे जाते हैं, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना तो हमारे पास जो है वो डॉलर आएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, फॉरेन करेंसी को जनरेट भी करता है, क्रिएट जॉब्स एंड रेजेस पर कैपिटा इनकम, कैन प्रोवाइड एक्सेस इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट, डेफिनेटली के टेक्नोलॉजी वगैरह को भी हम जो है वो करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, यस। अच्छा उसके बाद हम देखते हैं अलाउस इंपोर्ट टू की टेक्नोलॉजीज, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों के लिए ये की टेक्नोलॉजीज को जो है वो इंपोर्ट किया जाता है। और इवन कि हम तो हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से लेकर आप कह लें कि हम फ्लोर गंदम से लेकर और टेक्नोलॉजी तक हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। ड्रॉबैक्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, अब इसका ड्रॉबैक क्या है, रेज इन टैरिफ्स ऑन एक्सपोर्टिंग गुड्स, जब हम कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे टैरिफ्स बहुत ज़्यादा होती हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स इन द कंट्री, उसके बाद आ जाता है करेंसी डेप्रिसिएशन, मतलब जो आपका रुपी है डी वैल्यू हो रहा है ना, उसके बारे में हम देख रहे हैं कि कंट्री जो करेंसी आपका वो डेप्रिसिएशन हो रही है, आपकी रुपये की कदर में कमी। तो मैंने आपको बताया था ना एक अप्रोप्रिएट वर्ड यूज होता है आपकी हर जगह पे, जिसे हम जार्गन्स कहते हैं, तो डेप्रिसिएशन इज द बेस्ट ऑफ वर्ड, तो आप देख भी सकते हैं। असल वैसे स्क्रॉल डाउन करें, अब हमने इसके ड्रॉबैक्स भी देख लिए, अब हम देखेंगे इसके वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड देखिएगा,
वे फॉरवर्ड में है जी हमारे पास फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, टैरिफ्स नहीं होंगे तो डेफिनेटली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। डिक्रीज इन द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, उनको इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को डिक्रीज करना चाहिए, जैसे टेररिज्म है पाकिस्तान में तो इसको काउंटर करना चाहिए, इसके लिए बेस्ट पॉसिबल जो आप कह लें कि वो पॉलिसीज हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए ताकि इसको काउंटर किया जा सके। रिडक्शन इन ट्रेड डेफिसिट्स, हमें ट्रेड डेफिसिट में, अच्छा ट्रेड डेफिसिट की टर्म का पता है किसी को? आई थिंक पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ। वैसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं जब आपकी इंपोर्ट बहुत ज्यादा होती है और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कम होती है, तो इन दोनों के दरमियान जो फर्क है उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा। अगर फर्ज करें कि आपकी इंपोर्ट जो है, बाहर से जो चीजें आप मंगवा रही हैं वो आपकी हैं 100 रुपीज की, ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपके जो एक्सपोर्ट की हैं वो हैं आपके पास 50 रुपए की, तो 50 रुपए आपका ट्रेड डेफिसिट है। आई थिंक सो बेसिक चीज आपको क्लियर होगी, है ट्रेड डेफिसिट जिसे कहते हैं। उसके बाद हाई टैरिफ्स ऑन फॉरेन गुड्स, आपके पास हाई टैरिफ्स होने चाहिए फॉरेन गुड्स पे, जो कि आजकल इमरान खान ने मतलब किए भी थे। अभी पता नहीं वो इम्प्लीमेंट हैं या नहीं है, लेकिन आई थिंक सो कि इम्प्लीमेंट है। इम्पोर्ट जब हम आप कोई भी चीज बाहर से मंगवाते हैं ना तो उसकी मालियत उतनी नहीं होती जितना उस पर टैरिफ जो है वो चार्ज किया जा रहा है, मतलब उस पर आप कह सकते हैं टैक्स चार्ज किया जा रहा है, तो वो। उसके बाद हम देखते हैं बूस्टिंग लोकल प्रोडक्शन सेक्टर, कि हमें लोकल प्रोडक्शन सेक्टर को बूस्ट करना चाहिए ताकि हम अपनी चीजें बना के जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। दैट इज ओनली द वे कि हम पाकिस्तान को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि जिस्ट ऑफ आउटलाइंस में आपको जब दिखाऊंगी तो आपको क्लियर होना चाहिए। जी बेटा इंट्रोडक्शन पे चलिए। यहाँ पे देखिएगा, अच्छा नीचे वाले में चले जाए, वो कलरफुल है थोड़ा, ज्यादा अच्छे से डेवलप हो जाएगी। ये देखिए अब आपके पास, once a man came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and asked for some financial help. The Prophet sallallahu alaihi wasallam helped him in a unique way which resulted in a poor man having an axe in his possession. The Prophet sallallahu alaihi wasallam told the man to go and earn his livelihood by cutting 5 woods with the axe and setting it. This became a benefited lesson for all about how to help when someone is in need. Instead of solving the problem temporarily, a permanent solution should be sought. एक एग्जाम्पल है, आई थिंक सो कि आप सब ने सुनी होगी, बचपन से इस्लामियात में ये चीजें पढ़ के आ रही हैं। ऐसा ही है कि एक दफा एक इंसान आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हेल्प के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जो कुल्हाड़ी है वो पकड़ा दी और कहा कि आप इससे लकड़ियां काटो और अपना जो है गुजर बसर करो। तो ये कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है इस वक्त क्लास में जिसने एग्जाम्पल ना सुनी, ऐसा है? अच्छा सुन, ठीक है, सबने सुनी है। तो ये है कि आप कितने एफिशिएंटली अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज कर सकते हो, दैट इज द स्किल। और आपने इसी स्किल को अपने अंदर जो है वो कह लें कि उजागर करना है, आपने स्किल को पॉलिश करना है विद द प्रैक्टिस। उसमें हम देखेंगे अब हमने इसको अपने टॉपिक के साथ रिलेट कैसे करना है। हमने एग्जाम्पल और एक इवेंट तो लिख दिया, अब इसके देखें, वर्ल्ड ट्रेड इज आल्सो सच अ सॉल्यूशन व्हिच प्रोवाइड्स अ परमानेंट मेथड टू अपलिफ्ट द डेवलपिंग इकोनॉमी। अब हमने इसको लिंक किया है अपने टॉपिक के साथ डायरेक्ट एक ही सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको जो बताने लगी हूँ बेटा वो जिस्ट ऑफ आउटलाइंस हैं, जो कि अभी हम सारी आउटलाइंस पढ़ के आए हैं। वो पढ़ाने का मकसद ही ये था कि आप अपने आउटलाइंस के कॉजेज, ड्रॉबैक्स और सॉल्यूशंस को कैसे अपने इंट्रोडक्शन में प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। So this is done by importing key technologies which help to stimulate market competition among local companies. Furthermore, it generates foreign currency. ये देखें ये आपके कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो जो आपके कह लें कि किन किन तरीकों से हमारे फर्स्ट जो हमारे था किस तरह से वर्ल्ड ट्रेड जो है वो इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है डेवलपिंग कंट्रीज की, तो ये वो चीज है। इट जनरेट्स फॉरेन करेंसी, क्रिएट्स जॉब्स एंड रेजेस पर कैपिटा इनकम। इट आल्सो हेल्प्स एक्सेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड प्रमोट फॉरेन relations. However, world trade also has some drawbacks. अब ये आगे drawbacks आगे, पहले जो हमने किए थे वो causes किए थे कि किस तरह से world trade जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है। उसके सारे सब हेडिंग्स का हमने एक एक मेन कीवर्ड लिखा है। उसमें आपने पढ़ा था मार्केट कंपटीशन, उसके बाद आपने देखा था अमंग लोकल कंपनीज, फर्दरमोर इट जनरेट्स फॉरेन करेंसी भी आपने देखा था, क्रिएट्स जॉब भी देखा था, रेजेस पर कैपिटा इनकम भी। तो हमने मेन थीम को वहां से जो है वो ले लिया और वहां यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसी को जिस्ट ऑफ आउटलाइन कहते हैं। फर्दरमोर इट जनरेट्स फॉरेन करेंसी, क्रिएट्स जॉब्स एंड रेजेस पर कैपिटा इनकम।
It also helps to access modern technologies and promote foreign relation. अब इसके जो हम ड्रॉबैक्स हैं वो देखेंगे. ड्रॉबैक फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक रेजिंग टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट गुड्स, सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड करेंसी डेप्रिसिएशन. एक ही सेंटेंस में हमने तीनों ड्रॉबैक्स लिख दिए. Therefore, there is a need to take several steps for boosting the developing economies, like in linking free trade agreements. अच्छा, inking ही है, मतलब लिखना. उसके बाद हम देखेंगे between trade countries and internal security threats should also be decreased. मतलब कि आपके जो internal आपके security threats हैं उसको भी decrease करना चाहिए. Free trade के agreements होने चाहिए. ये सब चीजें आप solutions में पढ़ के आए हैं. Another step may be reduce the trade deficit so that economy developing countries could flourish. If there is high tariff on foreign economy of developing countries, foreign goods, this will also lead to boosting up the production sector in developing countries. Means कि आपने जितने भी वहाँ पे solutions अभी discuss किए हैं outlines में, वो सब यहाँ पे mention है. तो आई थिंक सो कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया है कि किस तरह से जिस्ट ऑफ आउटलाइंस को हम प्रेजेंट कर सकते हैं अपने ऐसे के पेपर में और इंट्रोडक्शन में स्पेशली. इट्स क्लियर टू यू? किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो ओके. असद बच्चे स्क्रॉल डाउन कीजिए. ओके नरगिस, ये आपका बेटा वो पॉइंट आ गया जो आप पूछ रही थी ना कि हमने थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे लिखने हैं. बेटा जिस्ट ऑफ आउटलाइन हमने खत्म की, उसके बाद साथ ही हमारा थीसिस स्टेटमेंट आ जाएगा जो कि आपके पूरे इंट्रोडक्शन को कंक्लूड करता है. इन अ नटशेल, trade is considered crucial to the prosperity of developing countries because it's fuel up the economic growth. However, by making proper trade policies, its negative impacts can be mitigated. अगर आपको थीसिस स्टेटमेंट की लाइंस याद हैं जो अभी मैंने स्टार्ट में डिस्कस की थी, यही थी. जी मैम. ठीक है, तो ये वही चीज हमने उठा के अपने इंट्रोडक्शन के लास्ट में दे देनी है, लेकिन विद लिंकिंग वर्ड. जैसे इन नटशेल है, हेंस लिख सकती हैं, थस लिख सकते हैं, कुछ भी आप यूज कर सकती हैं. आपके लिंकिंग वर्ड्स को यूज करना जरूरी है. ठीक है, आई थिंक सो इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो सबको. एक सेकंड असद बच्चा, रिकॉर्डिंग यहीं पे क्लोज कर दें. क्वेश्चन वगैरह बच्चों के भी मैं ले लूंगी. And this was all about today's lecture. See you next time. And remember to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for the latest updates. And share it with your friends. You can also contact us via the email address mentioned on the screen. Thank you.